वेलकम बैक। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं 10 कदम सीरीज़ में और मैं आपके लिए लेकर के आता हूं डेली 10 मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स कि मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं और आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करो। आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट आपने सेट किया है, उस टारगेट में आप जरूर सफल होगे। केवल आपको काम क्या करना है, हमारे वीडियो सेशन के साथ बने रहना है। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उसके आधार पर जो आपके पास बुक है, कोई भी प्रकाशन का बुक है, उसको आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसे आप कंटिन्यू बेसिस पर करते रहेंगे, बिकॉज मैं भी आपके लिए कंटिन्यू बेसिस पर वीडियो लेकर के आते रहता हूं, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी गोइंग टू बी लेट हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर, क्या लिखा है, 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, एक शेष बचे। यहां पे देख लो, परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो, इसकी गारंटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब इन्हें आप सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। क्या सवाल रखा है, देखो 5, 6, 8, 9 और 12। जब इस तरह के क्वेश्चन किए जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इसका छोटी से छोटी संख्या जैसे ही बोले तो हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम निकाल दो बाबू। कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करोगे, है ना। चलो बचपन वाली बात याद दिला रहे हैं। 2, 6 जा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड कराओगे आप, है ना। 2, 2 जा 4, 9 और 3। अगली बार किससे होगा, 3 से होगा। तो कितना आएगा, 3, 1 जा 3, 3, 3 जा 9, 1। बस ये हो गया। अब इसका एलसीएम मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एलसीएम बराबर हो जाता है 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 3। कितना आ जाएगा ये, 2 दूना 4, 3 12 5 60 दूना 120 और 12 3 36, 360। यही होगा। एक बार फिर से देख लो जरा। 2 दूना 4, 3 12 5 60 दूना 120 और 3 360। सही चल रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया 360। अब मुझे क्या करना है, इस एलसीएम को देखना है कि ये जो है ना, अगर इसमें भाग अगर हम देंगे, देखो 360 में अगर हम किसी भी इस नंबर से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो आपको जब ये कहा जाए प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो एक ऐड कर लेना है। 361 वह नंबर होगा जो क्या होगा, इनमें से 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर, अगर इस नंबर में आप भाग दोगे तो हर कंडीशन में एक शेष बचेगा। आप चेक कर सकते हो। चलो मैं रैंडम चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं 9 से ही अगर डिवाइड करूँ तो 9 चौका 36, कट गया 1, यहाँ पे 0, तो शेष क्या बचा, 1 बचा, है ना। चलो एक बार दूसरे किसी नंबर से देख लेते हैं। 8 से देख लेते हैं 361 को। 8 चौका 32, 4 पर 1 41, 8 पचे 40, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर तो बच रहा है। अब सवाल का ये आधा हिस्सा हुआ, पूरा हिस्सा पढ़ो, परंतु 13 से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो आप 360 प्लस 361 जो है, क्या वह 13 से पूरा पूरा कट सकता है, देख लेते हैं डिवाइड करके। 13 दूना 26, नहीं कट रहा है, ये पूरा का पूरा नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको, इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम लोग 360 के मल्टीपल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 360 के मल्टीपल। तो 360 का गुणज कितना हो जाएगा, तो इसके गुणज हो जाएंगे 360, 720, 1080, है ना। ऐसे करते हुए आगे आप बढ़ो तो यहाँ पे देखोगे कि 361 तो ये हुआ नहीं, 720 में एक जोड़ के आप देख सकते हो, सब में एक जोड़ करके आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है ना। 361 तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। 721 चेक कर सकते हो आप, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 13 से अगर आप चेक करोगे तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है। 1801 को चेक करोगे, है ना, 1801 को चेक कर लोगे आप कि क्या वो 13 से डिविजिबल है। तो आप देखोगे 13 एकम 13, 5 पर 0 50, 13 तिया 39, 1 से 11, ये भी नहीं है। तो फिर क्या बच गया, ये वाला ऑप्शन बच गया जो 13 से डिविजिबल होना चाहिए और इसका मल्टीपल भी है। यस, 360 × 10 करोगे तो आ जाएगा 3600, उसमें आप 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 3601। क्या यह 3601 13 से डिविजिबल है, चेक कर लो, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। 13 दूना 26, 100, 13 सते
91, यहाँ पे कितना आएगा 9 1, 13 सत्ते 91। तो ये पूरा का पूरा कट भी रहा है 13 से, और अगर हम 3601 में इनमें से किसी भी नंबर से भाग दें तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए इसको नोट कीजिए। ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज आपके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ झारखंड के पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल अथवा ITI की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और हम इस सीरीज में आज के सेशन में बात कर रहे हैं HCF LCM के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, HCF LCM के बारे में। तो HCF LCM वाला जो चैप्टर है उसके आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। चलो इसको नोट कर लो पहले, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो आई थिंक कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल लिखोगे आप लोग, है ना। अगला सवाल है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः, क्या लिखा हुआ है, क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे। सेकंड के क्वेश्चन लिखेंगे जरूर आप लोग, है ना। विदाउट क्वेश्चन आप सॉल्यूशन को प्रेफर नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी समझेंगे। अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। सिंपल क्वेश्चन है, बनाइए कितनी बार बजेंगी। अगर आपने HCF LCM का चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप इसको बना सकते हो। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 4 बार, 10 बार, 16 बार, या फिर डी ऑप्शन है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, है ना। क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए और तब जाकर के इसका सॉल्यूशन दीजिए। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। कितने के अंतराल पर बज रही है सर, 2 4 6 8 10 और 12 के अंतराल पर बज रही है। तो हमें इसका LCM ले लेंगे। घंटी वाला सवाल जब भी हो और कहे कि वो एक साथ बज रही है तो इसी अंतराल पर बज रही है, तो एक साथ कब बजेगी का अगर हमें पता करना हो तो हम इसका LCM ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 से फिर से डिवाइड कर दो, अब 3 से डिवाइड कर दो, 2 से अभी भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही होगा ना। देखो यहाँ पे तो अब की किससे डिवाइड करना होगा, 3 से। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो इसका LCM क्या आया, LCM आया 2 × 2 × 3 × 2 × 5, यानी 2 दूना 4 3 12 दूना 24 5 120। ये 120 सेकंड पर, हर 120 सेकंड पर क्या होगा, वे घंटियां एक साथ बजेंगी। प्रत्येक 120 सेकंड जब भी होगा, यानी 2 मिनट जैसे ही होगा तो घंटी बजेगी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यानी आरंभ एक बार सबको बजाया गया, उसके बाद से क्या होता है कि उसे एक घंटी को 2 सेकंड बाद, एक को 4 सेकंड बाद, एक को 6 सेकंड के बाद, एक को 8 और 10 12 सेकंड के बाद से बजाया जा रहा है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, इसी का हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखो प्रत्येक 2 मिनट पर कितनी बार बज रही है, प्रत्येक 2 मिनट में सभी घंटियां क्या हो रही हैं, एक साथ बज रही हैं। सभी घंटियां एक साथ बजती हैं। यहां से क्लियर हो गया कि भाई 120 सेकंड में एक साथ बजता है। तो यहां पे पूछा गया है टोटल हमारे पास कितना समय है, तो कुल 30 मिनट में, तो कुल 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में 30/2 कर देंगे, यानी 15। ठीक है, 15 बार,
15 बार, लेकिन एक बार तो वो पहले बच चुकी हैं, एक बार क्या हो चुका है, वो पहले बच चुकी हैं, इसलिए अभिष्ट उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16 टाइम्स, 16 बार वे घंटियां 30 मिनट में बजेंगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ध्यान रखेंगे ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको यूनिक क्वेश्चन है, यानी एक ही क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया है घंटी वाले चैप्टर से, एलसीएम एनसीएम से घंटी वाले टाइप का सवाल, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, तो इस पर जरा फोकस कर लेंगे आप लोग। एचसीएफ एलसीएम का ही है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 से पूर्णतया विभक्त, 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं? 3 अंकों की संख्याएं कितनी है? यही सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है कि 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्या है आपको फाइंड करना है। 149, दूसरा है यहाँ पे 150, और तीसरा है 148, चौथा है इसका 151। ठीक है, सॉल्व करिए, ट्राई करिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं ज्ञात करनी। क्या करना है? 6 से विभाजित हो, तो बताओ 6 से विभाजित होने वाली 3 अंक की संख्या है। तो पहले 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? वेरी गुड, 3 अंकों की संख्या होती है 100 से लेकर कहाँ तक? 999 तक, यही होता है 999 तक। अब हमें ढूंढना है कि 100 और 100 से बड़ी और 999 या 999 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 6 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 100 से 6 से भाग देंगे 100 में, तो कितना आएगा? देखिए, अगर यहाँ पे 42 आया होता तो यहाँ पे 6 सत्ते 42 करने से ये क्या दे देता? वैल्यू हमें कैंसिल आउट हो जाता पूरा का पूरा। तो यहाँ पे तो है नहीं, 0 है, तो हमें इसमें क्या लेना होगा? ये जो 2 है ना वो ऐड कर लो, तो 100 प्लस 2 यानी कि 102 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक? तो उसका डिसीजन कर लेते हैं अभी। 999 में भाग दे दो किससे? 6 से। तो 6 एकम 6, 3 पर 9 39, 6 छक 36, फिर से 3 पर 9 39, फिर 6 छक 36, यानी यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 9 ना हो करके 6 होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 999 माइनस 3 करेंगे तो होगा 996। यानी हमें जाना होगा कहाँ से कहाँ तक? हमें जाना होगा सर 102 से लेके 996 तक। तो चलिए मैं 102 से लेकर के 996 तक के अंकों को लिख देता हूँ। ठीक है, देखेंगे क्या क्या होगा। 102, 108 होगा क्या? 6 से डिविजिबल। 6 से डिविजिबल अगर हमें देखना है तो 6 इसमें ऐड कर करके आप बोल सकते हो, और अंतिम जो नंबर होगा वो कितना होगा? 996 होगा। ठीक है, यही है। अब देखोगे गौर से तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का सवाल है। कैसा सवाल है? समांतर श्रेणी का है, और समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आप सबको पता है। क्या होता है फॉर्मूला? सर यहाँ पे पहले तो लिख लो, ए की वैल्यू है 102, सार्व अंतर है 6, और पदों की संख्या यानी अंतिम पद जिसे हम TN या AN से इंडिकेट करते हैं वो है 996। N की वैल्यू हमें पता नहीं है और हमें क्या निकालना है? N ही निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो लगा दो फॉर्मूला AP का। क्या होता है AP में? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। AN का मान कितना है? 996। A का मान कितना है? 102 प्लस N माइनस 1 इंटू 6। ये D क्या होता है? सार्व अंतर होता है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है। अब 102 को इधर लाओ, तो 996 माइनस 102 बराबर N माइनस 1 इंटू 6। देखेंगे, घटाएंगे इसको। 9 6 में से 2 गया 4, 9 का 9, और 9 में से 1 गया 894 बराबर N माइनस 1/6।
अब देखो यहाँ पे n-1 निकालो, इसको 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 8 9 4 बटे 6, कट करके कितना आ जाएगा ये n-1 का मान, तो 6 एकम 6, 2 पर 9 29, 6 चौका 24, 6 9 54, कितना आया 149 बराबर n-1 आया है। इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 149 प्लस 1 बराबर n, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 150 हो गई। तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी सही है। तो इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, है ना। चलो, आई थिंक इसको आपने नोट कर लिया होगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग और लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए फटाफट से पेन कॉपी अपना जो है ना वो उस पर लिखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे वैसे आप लिखना शुरू करो, है ना, समय की बचत होगी। चलिए आगे बढ़िए, क्या सवाल है देखेंगे। सवाल है किसी दूध वाले की एक टंकी में, है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखेंगे किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, कितना 75 लीटर, तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। कितना लीटर? 45 लीटर क्या है, दूध है। एक टंकी में कितना है 75 लीटर और दूसरी टंकी में कितना है 45 लीटर। उस बड़े से बड़े बर्तन, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को, जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बहुत अच्छा सवाल है, यूनिक सवाल है ना। ये किससे सवाल है भाई, पकड़ लो, गेस करो और कमेंट करो आप वीडियो सेशन में, इस सेक्शन के कमेंट सेक्शन में। क्या है, 1 लीटर है यहाँ पे, दूसरा है नेक्स्ट ऑप्शन है 5 लीटर। सबसे बड़ा बर्तन हमें बताना है भाई जो दोनों को माप ले, 15 लीटर, और अंतिम ऑप्शन है 25 लीटर। क्या करेंगे बताइए। देखिए जब कहेगा सवाल वह बड़े से बड़े बर्तन, है ना, तो बड़ा से बड़ा जब बोले तो HCF निकालना है। क्या निकालना है? हालांकि ये हर जगह सही नहीं है लेकिन अधिकांश जगहों पे सही है। बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े लिखा अगर आ जाए तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। और छोटे से छोटे आ जाए, छोटे से छोटे आ जाए तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक ही एक तरह से। तो भाई है क्या, देखो ये है 75 लीटर, 75 लीटर का एक बर्तन है और दूसरा बर्तन 45 लीटर का, मैंने उसमें इतने दूध पड़े हुए हैं। और इनको मापने के लिए हमें एक ऐसा पैमाना चाहिए जो इसे भी माप सके पूरा पूरा और इसे भी माप सके पूरा पूरा। कुछ नहीं करना है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करके HCF निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा ये, 45 से कम 45, 30 45, 30 से कम 30, 15, तो 15 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 में भाग लगाएंगे, 15 दूना 30, कट गया। यानी ये 15 जो है यहाँ पे आया क्या, HCF आया। क्या आया, HCF आया। तो वह HCF ही होगा HCF ही होगा वह बर्तन जिसकी धारिता यानी जिसका मान 15 लीटर होगा और वह 15 लीटर इस 75 लीटर के दूध को भी माप सकता है और 45 लीटर दूध को भी माप सकता है पूरा का पूरा। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल था, VVI क्वेश्चन था। इसे जरूर इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिए हो ना? अरे नोट करने में पीछे नहीं रहना, वीडियो को पॉज करना, पॉज करके पहले स्क्रीन पर लिखे हुए इन्फॉर्मेशन को कॉपी पे लिखना, क्योंकि वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। अदरवाइज अगर आप केवल इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। 10,000 के समीपतम, अगला सवाल है
10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। बना सकते हो आप लोग, क्योंकि अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो चलो इसको एक बार फिर से देखते हैं, है ना। 92, 40 और अगला ऑप्शन है 99, 96। अगला ऑप्शन है 1 लाख का डायरेक्ट 1 लाख, सॉरी 10,000 ना, और डी ऑप्शन है 10,080। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, गेट ए सॉल्यूशन। चलिए पढ़ेंगे इसके समीपतम, यानी कि इसके 10,000 के नियरेस्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी तरह डिवाइड होने वाली हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, जब ऐसा बोला जाए कि इनसे विभाजित होने वाला, तो हमें एलसीएम निकाल देना है। किसका? 3, 4, 5, 6, 7, 8 का निकाल देना है एलसीएम। कितना हो जाएगा? 2 से। फिर किससे? 2 से बताएंगे आप लोग, कहीं एरर होगा तो। फिर इसके बाद 3 से हो गया। इसके अलावा तो आगे हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, है ना। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 3 12 25 60, 60 दूना 120, 12 सते 84, 840 आई थिंक, है ना। अगर ये मैथ्स करेक्ट हूँ तो 840 ही होगा, आप चेक कर लेना एक बार। अब बोल रहा है कि भाई 10,000 के करीब बताना है, तो 10,000 के करीब इसमें सारे के सारे नंबर्स हैं, लेकिन वो इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम कोई बड़ा नंबर इससे बताते हैं तो इसके मल्टीपल्स क्या हो गया? 840 का मल्टीपल कितना होता है? 1680। फिर इसका मल्टीपल और भी 3 मल्टीपल 3 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा? 4 3 12 2 में 8 3 24 1 25। फिर एक बार और मल्टीपल किया जाए तो वो कितना आएगा? यही आपको देखना है, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ को देखने के लिए 10,000 के करीब देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 में डिवाइड कर लेता हूँ। किससे डिवाइड कर लेता हूँ? 840 से। तो 840 से कम 840, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1, 1600। बताओ 840 को कैसे 1600 से तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या करेंगे भाई, समीपतम में दोनों मान हो सकता है ना। समीपतम में क्या हो सकता है? दोनों ही वैल्यू हो सकती है, चाहे वो छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ूँ तो होता है 1680, यानी अगर मुझे इसे कैंसिल करना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 80 जोड़ करके रखना पड़ेगा। 1680 अगर आता, यानी कहने का मतलब है 10,000 में अगर 80 जोड़ दिया जाए तो जो डाटा मिलेगी वो कितना होगा? 10,080 होगा, जो किससे? 3 4 5 6 7 8 से डिवाइडेबल होगा और वो 10,000 के करीब भी होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखो इस बार एकदम जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो 10th पास हैं, ठीक है, मैं एक बार बोल दूं, आप सबको समझा दूं कि जो भी स्टूडेंट इस बार 2023 में आप लोगों ने जो 10th की क्लासेस करी है, तो आपने अगर पॉलिटेक्निक की तरफ अपना जो कंसंट्रेशन है, आपने जो ध्यान लगाया है, वो एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन डिसीजन है। बिकॉज आज के समय में टेक्निकल एजुकेशन अगर आपने नहीं लिया तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो दैट्स वाई आपको टेक्निकल एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आपने अगर टेक्निकल एजुकेशन में एक कदम बढ़ा दिया है तो वो बहुत ही बेहतरीन है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, इतना तो मैं आपके लिए कह सकता हूँ। दूसरी बात, एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट 12 क्रॉस कर चुके हैं, जो लोग 12 पास हैं, वो लोग भी अगर पॉलिटेक्निक को अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो वेरी गुड। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका डिसीजन भी बेहतरीन है। और जो अभी 11th स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात है, ना तो उन्हें बोर्ड एग्जाम देना है, अभी बिल्कुल ही माइंड उनका फ्री है, 11th की क्लासेस कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं, तो उनका अगर एडमिशन हो जाता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी।
तो तीनों ही स्टूडेंट के लिए, जो 10th पास हैं, जो 11th पास हैं, या फिर जो 12th पास हैं, इन सब के लिए ये जो सीरीज चल रहा है ये हेल्पफुल है। इसके अलावे अगर कोई व्यूअर्स या कोई स्टूडेंट्स हमारे स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो उनके लिए भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल बनते हैं और आपके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और कमेंट में वो जो आप दिल लगा करके वो जो आप लाइक्स वगैरह करते हो ना, एकदम धड़धड़ा के करो यार, उसमें सोचना नहीं है, शेयर मारो, एकदम फटाफट से शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, सारे स्टूडेंट तक मैसेज पहुंचाओ। और मैं हूं डेली क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आने के लिए, आपके एग्जामिनेशन को आपके बहुत ही क्लोज लेकर के आऊँगा, ये मेरा वादा है। इसके लिए अभी आपका मैथमेटिक्स चल रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आने वाले हैं, तो बिल्कुल यार, है ना, इसलिए लाइक बनता है, शेयर बनता है, लाइक करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। और ख़ास बात यह है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आपको किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। चलो देखते हैं ये सवाल। बीच बीच में मैं आपसे बातें करता रहूँगा। एज अ फ्रेंड आप मुझे समझ सकते हो, एज अ टीचर, एज अ मेंटर आप मुझे समझ सकते हो। मैं ही आपका टीचर, मोटिवेटर, ट्यूटर, सारा चीज़ हूँ, है ना। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलने वाला है। चलो बढ़ो, इसको बनाओ, फटाफट बनाओ, है ना। ऑप्शन तो ये तो बन चुका था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्थरों के एक ढेर को, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के एक ढेर में बनाने पर, के एक ढेर में क्या करने पर, बनाने पर 10, 18 तथा 50। अच्छा, 10, 18 तथा 50 शेष बचते हैं। सभी के सभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, सबके लिए अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूं, और आप सभी इससे जुड़े जरूर रहें, है ना। आप इसको देखें, सॉल्व करें। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, पूछा गया है कि इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। ठीक है, ऑप्शंस लिख देता हूं, आप सॉल्यूशन को ट्राई करो, है ना। 1412 पत्थर हैं, या फिर 1416 पत्थर हैं, 1418, अच्छा, और अंतिम है 1420 पत्थर। कितने पत्थर हैं वह ढेर में, हमें पता करना है। देखो, एक ढेर में मान लो इनमें से कोई भी हो सकता है। अब उसको 32, 40 और 72 के ढेर में बनाना है, यानी कि एक ढेर हमने लगाया, उसमें 32 का कलेक्शन करा, एक हमने लिया जिसमें 40 का कलेक्शन किया, एक हमने लिया तो उसमें 72 का कलेक्शन किया। अब बोला बनाने पर जब हमने 32 का कलेक्शन किया ना, तो बहुत सारे ढेर तो बने, लेकिन 10 गो रिमेनिंग हो गए। जब हमने 40 का बनाया तो 18 गो रिमेनिंग हो गए। जब हमने 72 का बनाया तो 50 गो शेष हो गए। यानी कि इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, गौर से देख लो, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है बाबू, इनका डिफरेंस आ रहा है 22 का। आ रहा है क्या, आर यू श्योर? 22 का डिफरेंस आ रहा है, वेरी गुड, 22 का डिफरेंस आ रहा है। हमें क्या करना रहेगा, ठीक है ना। देखो, हमें 32, 40 और 72 का लेना होगा एलसीएम। क्या करना होगा, 32, 40 और 72 का, क्योंकि इसी से बनाना है, तो इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेकर के दिखाओ, है ना। थोड़ा मैं इसको एलसीएम लेता हूँ बड़े लेवल पे, 8 से ही डिवाइड कर देता हूँ, सीधे सीधे कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा रॉन्ग वे है लेकिन कर सकते हो गया। अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर इसका एलसीएम कितना है बाबू, 8 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9, यानी 8, 4 पचे 20, अब 20 बटे 16, 160 में 9 से तो 44, 1440, ठीक है ना। 1440 आपका यहाँ पे वैल्यू आया इसका एलसीएम। और आप देख रहे हो कि अगर 1440 पत्थर होते, कितने पत्थर होते, अगर 1440 पत्थर होते तो 32 से भाग देने पर पूरा का पूरा, यानी 32 का ढेर हम इजीली बना सकते थे, 40 का भी बना सकते हैं, और 72 का भी बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, पूछा जा रहा है कि नहीं 32 का ढेर बनाएंगे तो 10 शेष बच जाना चाहिए,
और 40 का ढेर बनाएंगे तो 18 शेष बचना चाहिए। तो ये जो 22 आया है ना, इस 22 को आप क्या कर लो, सबट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। तो बताओ कितना आ जाने वाला है यहाँ पे, कितना आ जाएगा? इसमें आएगा 8, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1418 पत्थर होंगे, जिनको अगर हम 32, 40 और 72 के ढेर में तब्दील करें तो 10, 18 और 50 शेष बचेंगे। यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट। कैसे कर सकते हो आप क्रॉस वेरीफाई? आपको 32 से इसमें भाग देना है, 40 से देना है और 72 से देना है और देखना है इसका शेषफल क्या आता है। आई थिंक 10, 18 और 50 आएगा। चलिए ये एक होमवर्क है आपके लिए, आप इसे जरूर ट्राई करके देखेंगे। और अगर नहीं आता है देन वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें जा करके कमेंट करेंगे कि सर डिवीजन पे नहीं आया था, एक बार फिर आप चेक कर लो, तब मैं चेक करूंगा। अभी आई थिंक कि आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से नोट कर लो इसको तो मैंने बड़ा ही इजीली बनाया है, तो इसको नोट करना क्या है, दिमाग में छप गया होगा यार, है ना। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अभी, लेकिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये सवाल। 9/10, 12/25, गौर से देखेंगे, 18/35 और 21/40 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, चलो तो इसको लेकर के मैं एलसीएम वाला भी सवाल बताऊंगा। फिलहाल इसका ऑप्शन लिख देता हूँ, 3/5, दूसरा है 3/1400 और तीसरा है 9/100, चौथा ऑप्शन है 252/5। देखो जब ऐसे सवाल किए जाए 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40, जब ऐसे सवाल किए जाएं और इसका मसा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मसा पूछा जाए, तो मसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो दिया हुआ है उसका निकाल लेते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या निकाल लेते हैं, अंश का महत्तम समापवर्तक, अंश का मस बटा हर का लस, हर का लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो अंश का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा भाई, 9, 12, 18 और 21 कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर फैक्टर लिख करके चेक करना चाहो। अगर आप मैं मान के चलता हूँ कि आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने आता है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर इतना नहीं आता है देन यार आप क्या मतलब है, तब तो पढ़ना पड़ेगा ना, मसा और लसा निकालने आपको जानना पड़ेगा। तो चलो 9, 12, 18 और 21 का मसा जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर देगा, है ना, तो 3 हो जाएगा। और इसका क्या निकालना है मुझे, लघुत्तम समापवर्तक। तो थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो चलो मैं निकाल लेता हूँ इसको, 10, 25, 35 और 40 किससे डिवाइड करा दिया जाए, 5 से करा दिया जाए। हाँ करा दो यार, है ना। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 बटे 40 हो गया। तो एलसीएम क्या आने वाला है सर, 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8, यानी 5 दूना 10 बचे 50, 50 बटे कितना होता है, 5 बटे 40, 400, 4 सते 28। तो ये इतना हो गया ना। देखो एक बार ठीक से देख लो, है ना। 5 से हमने डिवाइड करा, 5 दूना 10, 5 बजे 25, 5 सते 35, 5 बटे 40। ओके, नहीं ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, सॉरी यहीं पे मिस्टेक था एक, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एरर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम कितना लिखोगे आप, लिखोगे 5 × 2 × 5 × 7 × 4। 5 दूना 10 बजे 50, 50 चौका 200, 7 1400 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1400। तो कितना आ गया यहाँ पे महत्तम समापवर्तक, 3/1400। और लगे हाथ यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि लसा अगर पूछ लिया होता इस क्वेश्चन में तो अंश का क्या करते, अंश का लघुत्तम समापवर्तक और समापवर्त्य और हर का महत्तम समापवर्तक ये निकाला जाता, तब वो लसा निकल जाता। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में मसा पूछा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, बी करेक्ट। नोट इट प्लीज। चलिए आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जब भी आपको ऐसा लगे कि सर बहुत जल्दी आपने इसको इरेज कर दिया, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पॉज करके नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो
क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मसा, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 4147 है। 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है, ये हमें फाइंड करना है ना। ऑप्शन लिख लो 900। अरे यार, इन संख्याओं का योगफल पूछा गया है। अच्छा चलो देख लेते हैं। 966 यहाँ पे है। दूसरा ऑप्शन है 696। हो सकता है इसमें क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, फिर भी इसको हम देख लेते हैं ना। चलिए आप भी ट्राई करो जरा। पूछा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मसा 29 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है ना, ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए 29 से बड़ी एक तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो दिया हुआ डेटा लिख लो। पहले तो इन्होंने महत्तम समापवर्तक दे रखा है 29 और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 4147। ठीक है, और ये हिंट के रूप में बता रखा है कि इससे बड़ा ही नंबर है, तो उस बड़े नंबर से ही आगे हमें बढ़ना है और दो संख्याओं का योगफल कितना होगा वो निकालना है। देखो वैसे हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक होता है। यही होता है ना, लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक होता है। तो ये तो मान हमें पता है यहाँ पे, लेकिन ये पहली संख्या और दूसरी संख्या पता नहीं है। अगर इसमें से कोई एक संख्या भी पता होता तो दूसरी संख्या निकाली जा सकती है, लेकिन एक संख्या दिया नहीं है, बोल रहा है 29 से बड़ी वह संख्या है। ठीक है ना, आई डोंट नो कितना है। तो देखो, और हाँ एक और चीज पूछा गया, तो इनका योगफल यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना होगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का मान कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो मैं अगर मान लूं कि पहली संख्या a है और वो 29 से बड़ी है, ठीक है, जस्ट ए मिनट मैं इसको जरा चेक कर लूं। ओके चलिए, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये डेटा दिया हुआ है तो हम, हाँ ये तो फॉर्मूला हमारे पास है ना, ये तो हमारे पास है, ये सबको पता है। अब यहाँ पे देखो, अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होता है वो क्या करता है, उन संख्याओं को डिवाइड करता है। मसा जो होता है उन संख्याओं को पूरी डिवाइड कर देता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि पहली संख्या 29 की गुणज होगी और दूसरी संख्या भी 29 की गुणज होगी, तो इसमें कोई संकोच आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज HCF 29 है। तो पहली संख्या 29 का गुणज क्या मान लूँ मैं, 29 का गुणज बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 29A और इसको बोल देता हूँ 29B। ठीक है ना, A मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है और B का मतलब भी 1 2 3 4 5 6, माने न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी 1 से लेकर के आगे हो सकता है। तो पहली संख्या ये हो गई हमारी और दूसरी संख्या ये हमारी क्या हो गई, पहली संख्या हो गई और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इसको आप समझेंगे। तो अब क्या है ना कि इस फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करेंगे तो सूत्र से यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या, 29A इंटू ए में अच्छे से बना लो इंटू 29B बराबर 29 गुणा 4147 है ना। तो A इंटू बी बराबर क्या हो सकता है, तो 29 और 29 डिवाइड में चला आएगा ना। देखो यहाँ पे गौर से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा और 29 से इसको भी कटा दो जरा, तो क्या मिलेगा AB बराबर, तो 29 से भाग देके देख लो 4147 में,
29 से कम 29, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे 1 पर 4 24, तो कितनी बार में डिविजिबल हो जाएगा? 4 बार में हो जाएगा क्या? देख लेते हैं। 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 4 दूने 8, 3 11, हाँ हो रहा है। यहाँ पे हो गया 8 पर 7 87, 29 तिहाई कितना होता है? 87 होता है। तो ये कट गया पूरा पूरा, है ना, यानी 143 आया। क्या आया? 143। अब देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए और बी को गुणा करने पे 143 आता है। तो अगर हम इसको सही ढंग से अरेंज करें, 143 को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 11 गुणा 13, 13 दहिया 130 और 13 एकम 13, 143 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से कंपेयर करने पर दिखेगा ए की वैल्यू दिखेगी 11 और बी की वैल्यू दिखेगी 13, लेकिन हमें ए और बी से मतलब नहीं था, हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या से मतलब है। तो पहली संख्या क्या होगी बाबू? पहली संख्या सर 29A, यानी 29 गुणा 11, और दूसरी संख्या क्या होगी बता दो? तो सर दूसरी संख्या यहाँ पे होगी, दूसरी संख्या देख के बताओ, 29B, तो 29B का मान 13, 29 गुणा 13 कितना आ जाएगा? 29 एकम 29 के 9 हाथ में 2, और 29 एकम 29 2 31, 319, और ये 13 से गुना होगा तो 13 नवा 117 का 7 हाथ में 11, 13 दूना 26 और 11 26 और 11 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा क्या? यस, ठीक है, सही है। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना। 9 7 16 6 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 3 3 6। ये मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि सवाल में पूछा है इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 696 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नवा क्वेश्चन। क्या ले लेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 9 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। थोड़ा लिखना पड़ रहा है इस क्वेश्चन, इसलिए लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये सब सवाल बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं। इतना सेंटीमीटर 117 तथा 169 तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु के 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में, अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में क्या किया जाता है? काटने पर, जस्ट ए मिनट, बराबर छड़ों में काटने पर क्या पूछा गया है? काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यही हमें फाइंड करना है। चलो बाबू नोट करो, ऑप्शन बी A 27, B 36, C हो गया 43 और D हो गया तुम्हारा 48। ठीक है ना, सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे। 78 सेंटीमीटर और 104, 117 और 169, यही सभी धातु, इनको 4 छड़ों के अधिकतम लंबाई है। जब अधिकतम लंबाई की बात की जाए, बड़ी से बड़ी चीज की बात की जाए, तो क्या निकालते हैं? महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो निकाल दो इसका, 78, 104, 117, 169 के फैक्टर्स कितने कितने होंगे, है ना। फैक्टर मेथड से मैं इसका एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। 78, 13 छक 78, तो 2 गुणा 3 गुणा 13 लिखा जा सकता है। 104, 3 त्रिका 9 में 13 से नहीं 104 को तोड़ दो जरा, 2 से, 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से 13 दूना 26, 8 होगा, यानी कि 2 इंटू 13। 117 के लिए 3 त्रिका 9 गुणा 13,
और 169 के लिए 13 गुणा 13। तो आप अगर देखोगे तो सब में कॉमन क्या दिखता है, 13 दिखता है। क्या दिखता है, सब में कॉमन क्या दिखता है, 13 दिखता है। तो ये हो जाएगा HCF इसका बन जाएगा 13, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा है। अब देखो अगर हमने 78 सेंटीमीटर लंबे छड़ को 13 सेंटीमीटर वाले लंबे छड़ के रूप में काटा तो कुल कितने डिवीजन बनेंगे, तो 78/13 कर देंगे, प्लस छड़ों की संख्या हम निकाल रहे हैं, कुल छड़ों की संख्या निकाल रहे हैं, कुल छड़ों की संख्या, यही सवाल में पूछा है, कुल छड़ों की संख्या क्या होगी। तो सर जितनी लंबाई है उसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो छड़ों की संख्या निकलना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 104 में 104/13, फिर क्या करेंगे 117 में 117/13, फिर क्या करेंगे 169/13। कितना आ जाएगा 13 × 78, 13 × 9 104, सॉरी 13 × 8 104 और ये 13 × 9 117 और 13 × 169, कितना हो जाएगा 814, 14 और 9 22, 3 25 10, ठीक से कर लो, 814, 14 और 9 23 और 13 मिलकर के होगा 36। तो छड़ों की संख्या होगी 36, है ना। बहुत अच्छा सवाल था। मैंने क्या किया, इसका HCF निकाला और हमने उसको डिवाइड किया। 78 सेंटीमीटर वाले तार को 13 सेंटीमीटर के हिसाब से डिवाइड करोगे तो 4 हिस्से बनेंगे, 104 सेंटीमीटर वाले को 13 से डिवाइड करोगे तो 8 हिस्से बनेंगे। ऐसे करके हमने टोटल काउंट किया तो 36 छड़ हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए, है ना। और आगे बढ़िए इस सीरीज में और हम लेते हैं आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, है ना, अंतिम और बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए देखिए, सवाल है 3 अंकों वाली 2 संख्याएं ज्ञात करिए, है ना। बस आपको यहां पे देखो क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन नंबर 10, 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लसा माने जिनका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो 5760 और महत्तम समापवर्तक 80 हो, यही है ना। ठीक है, 80 हो। यहाँ पे ऑप्शन है 620 तथा 720। दूसरा ऑप्शन है 640। देखो ऐसे सवाल आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, कैलकुलेशन करना आवश्यक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 620 तथा 740, सही लिख रहे हैं ना। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। क्या होगा, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, 3 अंकों वाली संख्या चाहिए हमें, है ना, जो 80 जिसका मसा हो। तो महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब क्या होता है, मसा का कहने का मतलब होता है कि वह नंबर्स को जरूर डिवाइड करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो यही 3 अंकों की संख्याएं हैं, तो मैं क्या करता हूँ 80 से जरा डिवाइड कर लेता हूँ। तो 80 से 620 में अगर आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना। आप देख सकते हो 620 में अगर आप 80 से भाग देते हो तो ये पूरा का पूरा 8 8 64 होता है, डिवाइड नहीं हो रहा है। 720 हो जाएगा, 720 में अगर मैं 80 से भाग दूं तो ये हो जाएगा कट के 9 आ जाएगा, ठीक ना। और जहाँ तक बात की जाए 740 का, ठीक है ना, और 640 का देखा जाए तो 640 भी क्या हो जाएगा 80 से पूरा कट जाएगा। और अगर बात करें 740 का तो ये 80 से पूरा नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है ना। यानी ये जो नंबर है 720 और 640, 720 और 640, यही वह नंबर है जिसका मसा क्या होगा 80 होगा, और इनका लसा जो है वो हम निकाल करके चेक कर सकते हैं, वो 5760 होगा। तो ये मैंने क्विकली विद द हेल्प ऑफ
MCQ दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से बनाया है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो इसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल प्रोसेस तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे और हम इसी तरह से इसका थ्योरेटिकल जो सॉल्यूशन है वो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट ये तभी होगा जब आप कमेंट करेंगे, और अगर आप कमेंट की आपको नीड नहीं है, अगर आपको यहीं से समझ में आ गया देन नो प्रॉब्लम। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से भी बना लेते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा आज के सेशन का अंतिम सवाल था, और ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है कि आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो सेशन में और बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए धन्यवाद।